ये हम लोग सत्यवान जी के जो फार्मिंग का एक जबरदस्त मॉडल देख रहे हैं, उसका ये मूंग की खेती का मॉडल है। जब गर्मी में खाली खेत रहते हैं उस टाइम पे फार्मर्स किस तरह से मूंग की खेती कर सकते हैं, और खासकर से मूंग की खेती में कुछ बेनिफिट भी हैं जिसके बारे में सत्यवान जी हमें बताएंगे विस्तार से कि गर्मी में मूंग की खेती और जो आने वाली आगे फसल होती है उसका क्या फ़ायदा मिलता है मूंग की खेती करने पर या ढांचा की खेती करने पर। तो सर ये मूंग जो आप लगाए हैं कितने एरिया में है और इसके क्या बेनिफिट है, खासकर से उत्पादन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके और जो फायदे हैं उसके बारे में भी बताएं। ये आप देख रहे हैं इधर 2-3 एकड़ में हमारी मूंग है और मूंग के जो है ना नीचे जड़ों में राइजोबियम के दलन में बैक्टीरिया पनपते हैं और एक 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जो पौधे को चाहिए। तो पौधे का खाना बनाने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। तो जिस खेत में आपने मूंग लगा दी तो उसमें हमारे जो पूर्वज थे वो भी परम वैज्ञानिक थे। वो भी कहते थे कि पहले मूंग बाद में धान, उसको कहते चतुर किसान, क्योंकि उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति मूंग कर देगी जो धान लगेगा। और इसमें हम मोटा मोटी इसकी तुड़ाई जो है लेबर से करवाएंगे और लेबर को आधा लेबर का आधा हमारा मूंग, उससे मोटा मोटी हमारा खर्चा भी निकलेगा, घर की दाल का भी काम चलेगा और हरी खाद के रूप में बाकी को इस खेत में ही मिला देंगे। बाकी जो रेसिड्यू मिलेगा फल के अलावा वो इसी में मिला देंगे। इससे जमीन का पीएच भी मेंटेन होगा और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और जमीन में नाइट्रोजन के जो जड़ों में इसकी जो बैक्टीरिया पनपेंगे वह वायुमंडल से लेकर और उसको कन्वर्ट करके पौधे को नाइट्रोजन देंगे। ये हमने अपने वैज्ञानिकों से सीखा है और हमारे पूर्व जानते थे। जिस खेत में हमने मूंग या दलहन लगा दी उसमें अगली फसल वैसे ही मजबूत तगड़ी होती थी। इसकी जड़ टूट गई क्योंकि ये ज्यादा टाइट जमीन हो रही है, पानी मांग रखा है तो जड़ टूट गई, नहीं तो जड़ में गुच्छा होता है वही इसमें राइजोबियम के बैक्टीरिया होते हैं। और धान में जो है ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। धान की जो फसल है उसमें हम जो जैविक करते हैं उसमें पहले मूंग या ढैचा लगा दो, उसी को हरी खाद के रूप में जो है आप उसी में मिलाकर लगा दो तो धान आपका एकदम बढ़िया होगा, बीमारी भी कम आएंगी। क्योंकि यूरिया जब ज़्यादा डालते हैं किसान तो उसमें कच्चापन आता है और वही उस कीटों को बुलाता है। हमने कारण को समझना होगा, कीट क्यों आया। कीट ने देखा उसमें जो कच्चापन है, ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा होगी तो अपने आप कीट ज़्यादा आएंगे। जो फसल परिपक्व होगी, मजबूत होके चलेगी, नेचुरल तरीके से उसमें नाइट्रोजन मिलेगी तो उसमें कोई कीट भी नहीं आएंगे। अगर हम सर बात करें जैसे आप बताए कि धान की खेती में बहुत इशू नहीं होता अगर आप इस तरीके से करते हैं। हाँ जी। लेकिन धान में एक खैरा डिजीज होता है जो जिंक की कमी से होता है, तो क्या प्राकृतिक खेती में भी वो समस्या आती है? अगर आती है तो आप लोग प्राकृतिक खेती में उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत हमारे यहाँ नहीं आती। हम ज्यादातर जो है ना बासमती धान लगाते हैं। अच्छा। और बासमती धान जो हमारा आज हमने पहले छोड़ दिया था लगाना, अब फिर उस बीज को लेके आए हैं 119 नंबर तरावड़ी बासमती। अच्छा। उसकी थोड़ी बढ़वार ज्यादा होती है। उसमें पहले भी हम नाइट्रोजन नहीं डालते थे। अच्छा। नाइट्रोजन अगर डाल देंगे तो गिर के सड़ जाएगा। उसमें ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती और उसकी खुशबू इतनी होती है, उसकी नर्सरी से भी खुशबू आती है। और उसके चावल अगर आपने बना दिए तो गली में जाता आदमी भी बता देगा जिनके घर चावल बने ही बासमती चावल। और पहले एक समय में इस तरह के चावल का उत्पादन होता था और गाँव घरों में वो चावल अच्छा खासा खाया जाता था, जिसकी स्मेल, जिसकी सुगंध जब आप बनाते हैं तो पूरे घर में महकती है, पड़ोस तक। वो चाहे सरबती बासमती रही हो या फिर जो आप बता रहे हैं इसका रहा हो या फिर जो भी और हमारी वैरायटियां रही हैं। नहीं, 11-21 और ये 1509 भी हैं, लेकिन जो 119 तरावड़ी बासमती होती थी फिर उसी का सुधार करके 30 नंबर दी थी। लेकिन 30 नंबर में भी वो क्वालिटी नहीं है जो 19 में थी। तो अब हमने 19 बीज जो है पिछले साल कहीं से मंगाया और बोया था। अब उसकी डिमांड और भी बढ़ी है। जो हमारे ग्राहक आते हैं हमारे फैमिली फार्मर हैं। अच्छा। पहले जिनका थोड़ा गुजारा होता था वो कहते थे मेरा फैमिली डॉक्टर फलां है, मेरा फैमिली वकील फलां है। आज लोगों की समझ में आ गया, उन्होंने फैमिली डॉक्टर नहीं फैमिली किसान ढूंढना शुरू कर दिया है और फैमिली किसान रखेंगे तो डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ेगी। फैमिली डॉक्टर और फैमिली जो डॉक्टर होता है उसके कॉन्सेप्ट पे, उसके तर्ज पे फैमिली फार्मर। हाँ। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है सर, बहुत बढ़िया कि हम दवा कराएंगे एक निश्चित डॉक्टर से, हम दवा लेके आएंगे, हमारा एक निश्चित मेडिकल स्टोर होगा। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अब हम जो खाएंगे वो एक विश्वसनीय फार्मर होगा जो
अच्छा उत्पादन कर रहा होगा और हमें अच्छा उत्पादन देगा। बिल्कुल इससे किसानों को मार्केट भी क्रिएट होगी, परमानेंट किसानों का एक ग्राहक भी होगा, जिससे किसान इनकम भी अर्न कर सकता है। बिल्कुल। बेचना, किसान ने उगाना तो सीख लिया जी बेचना नहीं सीखा, जी जो जरूरी है। जब तक किसान ने कस्सी उठाई है किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू भी उठानी पड़ेगी। तराजू उठाने वाला तो 2 घंटे में डबल कर लेता, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो उसने बेचना, खाने वाला और उगाने वाला आमने सामने होंगे तो दोनों को फायदा होगा। बिचौलिया मुक्त बाजार होना चाहिए। सर, जो एक हम लोग आपके यहाँ एक अद्भुत टेक्निक देखे प्याज की स्टोरेज की, लोग बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोर होते हैं वहाँ पे प्याज का स्टोरेज करते हैं। हम आपका देखें कि खेत में ही आप किस तरह से कितनी अच्छी तरीके से प्याजों का संरक्षण किए हैं, प्याज का स्टोरेज किए हैं, उसको हमारे किसान साथियों को जरूर दिखाएं, उसके बारे में बताएं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट है। क्योंकि वो हम लोगों को देख के यूनिक लगा कि वो टेक्नोलॉजी, वो तरीका बहुत इजी है जिसको फार्मर कर सकता है, और खासकर से खेत का उत्पादन खेत में रखा हुआ है। बिल्कुल। किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि खेत का उत्पादन कितना जल्दी हम छांवदार जगह पे लेके जाएं ताकि वो खराब ना हो, सड़े ना, गले ना, बरसात से समस्या ना हो। लेकिन आप खेत का उत्पादन खेत में रखे हैं। हाँ जी। और जैसे आप बताए कि खेत से ही बिक जाता है, आज नहीं 4 दिन बाद बिकेगा, लेकिन वो बिकेगा खेत से। खेत से। तो उसके बारे में जरूर हमें बताएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि लोगों को भी समझ में आए और लोग भी उस तरह की चीजें करें। क्योंकि निश्चित रूप से जब एक इनोवेटिव फार्मर, जैसे आपको ICAR के, IARI के जो अवार्ड होते हैं उससे भी सम्मानित किया गया है, और निश्चित रूप से इसी तरह की इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, ये जो प्याज रखने का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और लगभग आप किस तरह से करते हैं, कब इसको बनाते हैं, और कितना बेनिफिट है, कितना यूजफुल है ये फार्मर्स के लिए। देखिए, जब हम प्याज हार्वेस्टिंग होने लग जाता है उससे पहले ये हमने बना के तैयार करना होता है, क्योंकि कई बार बारिश का मौसम हो गया तो किसान एक निश्चिंत हो जाता है। और आप देख रहे हैं हमने इसमें दोनों में गैप भी अच्छा दिया है, जिससे हवा इसमें अच्छी तरह से लगती रहेगी। और इसमें किसान भाइयों ने जब प्याज को अगर स्टॉक नहीं करेंगे ना तो वो अच्छा मुनाफा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब फसल हार्वेस्टिंग होती है तो सब का मंडियों में आ जाता है और उस टाइम पे भाव एकदम गिर जाता है, कई बार तो खर्चे पूरे नहीं होते। अब मैंने जैसे इसको स्टॉक किया है प्याज को, तो ये स्टोर करने के बाद अब मैं निश्चिंत हूँ, बारिश से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हमने 2-3 चीज़ों की सावधानी रखनी होती है। एक तो हमने इसको थोड़ा ऊंचा किया है, क्योंकि अगर जमीन की सतह से हमने इधर से गोड़ी से मिट्टी यहाँ उठा दिया, बारिश होगी तो हमारा पानी इधर निकल जाएगा। दूसरा, इसमें हमने फिर ईंट लगाई है, ईंट लगा के फिर इसमें नीचे टाटी बिछाई है, और इसकी चौड़ाई हम 3 से 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा ना करें, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आसपास हवा इसकी निकलनी चाहिए। और टाटी होती है 6 फीट की, उसमें हम 5 फीट लगभग ऊंचाई तक प्याज भरते हैं। ऊपर फिर इसमें ये सिरकी लगा दी, ऊपर ये कपड़ा लगा देते हैं वाटरप्रूफ, जिससे कि इसमें पानी नहीं जाए। और इसमें जो है कई बार जैसे हवा इस तरफ की है तो किसान ने सुबह शाम इसमें आके थोड़ी स्मेल भी ले लेनी चाहिए, और किसी कारण से अगर आपको थोड़ी स्मेल आ रही है तो आपके गंठे में, आपके प्याज में कहीं ना कहीं जो है गला शुरू हो चुका है, फिर इसको आप खोल करके साफ करके दोबारा डाल सकते हैं या मंडी में बेच सकते हैं। सर, प्याज में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जैसे आप बताया कि सड़न होने लगती है। किस तरह से आप इसको लगाते हैं? क्योंकि एयर के लिए तो ठीक है कि आप बांस का ये बनवाए हुए हैं पूरा सेट, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सड़न न पैदा हो। और दूसरी चीज कि इसमें आप कब तक स्टोरेज करेंगे, कितने दिनों तक इसमें स्टोर रह सकता है? इसमें हम 4-5 महीने आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें मायने रखता है, आपने प्याज को छटाई करके इसमें डालना होगा। दो फाड़ा जो प्याज होता है, 2 मुंह का, वो इसमें ना जाए, उसमें बहुत जल्दी सड़न आती है। उसके साथ साथ जो है ना, प्याज अच्छे से, प्याज का बीज भी मैं जैसे मैंने पहले बताया कि वो भी मायने रखता है। जिस प्याज में पानी की कम मात्रा होती है उसकी स्टोरेज हम लंबे समय तक रख सकते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा होता है वो लंबे समय तक नहीं रुक पाता। मतलब पूरी तरह से पकी हुई प्याज, हाँ, वो वैरायटी पे भी निर्भर करता है, आपने कौन सी वैरायटी लगाई है। तो इसमें हम जो ना प्याज की वैरायटी, इसमें रुकने की क्षमता अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है अच्छी है, और शाइनिंग चमक मंडी में उसका पकड़ भी अच्छा है, उसी को आप चुनें और लगाओगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
स्टोर करके अगर आप बेचोगे, अब आस्ता आस्ता मेरे खेत पे ही बिकती है, मैं नहीं बेचने जाता। यहाँ से अगर मेरे पास कोई प्याज लेने आता तो मैं भारी हूँ, अपनी गर्ज में आया है। अगर मैं बेचने जाता हूँ तो मैं हल्का हूँ, क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं बेचने गया हूँ। तो ये किसान ने समझना होगा। और मैं आस्ता आस्ता अपने खेत पे ही, मैं कभी मंडी लेके नहीं जाता। यहाँ से लेके जाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पल्लेदारी, आड़ती, वो जो मर्जी भाव लगाओ, यहाँ मेरा अपना मर्जी का भाव होगा। और इससे मैं अच्छे जो है, जब भी किसान बचा सकता है पैसे, जब वो तराजू उठाएगा कस्सी के साथ साथ। खाली कस्सी उठाने से किसान नहीं बचेगा, तराजू उसने उठानी, बेचना सीखना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें, जैसे आप मार्केटिंग की बात करें, अगर हम बात करें कि प्याज की स्टोरेज इस तरह की आप कितने छोटे हट बना के करते हैं, और प्याज स्टोरेज के बाद लगभग आप कितनी इनकम केवल प्याज से जनरेट कर देते हैं? देखिए, मेरा अपना भाव है, मंडी में चाहे जो मर्जी भाव। अब मैं 30 रुपए किलो मेरे खेत पे बिकेगा, और लगभग 300 से 350 मन प्याज मेरा एक खेत में निकलता है। तो उसमें 120 क्विंटल हो गए, और 30 के भाव में लगभग वो 3,60,000 का हो गया। उसमें से प्याज में खर्चा बहुत है, 70-80 हज़ार रुपये के एकड़ का खर्चा भी है। वो निकाल के 2.5 लाख रुपए लगभग हम प्याज से इनकम ले लेते हैं। और उसी में फिर गन्ना भी है, तो इतना ही गन्ने में ले लेते हैं। तो लगभग हमारा 6 लाख का, 5.5 लाख का वो हो जाता है। और मैंने बाजार से, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने अपनी मार्केट बनाई है। मेरा नर्सरी मेरे खेत पे बिकेगा, मेरा प्याज अपना बिकेगा, मेरा बीज अपना है, मेरा लास्ट तक बीज से लेकर खाने वाले तक मेरा अपना काम है। जब भी किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर होगा, किसान का शुद्धार उद्धार होगा, जब किसान उगाने के साथ साथ बेचना सीखेगा। सर अगर हम प्याज की बात करें, जैसे हम लोग धान की बातचीत की, उनकी वैरायटियों की बातचीत की, हाँ जी। प्याज में कौन कौन सी वैरायटियों का उत्पादन करते हैं, और किन किन वैरायटियों की नर्सरी आप तैयार करते हैं? प्याज में तो कई वैरायटी हैं। हम NHRDF का एक L28 आता है, वो भी एक अच्छा बीज है। 920 भी एक अच्छा बीज है। और उसके साथ साथ मेरा बहादुरगढ़ लोकल है जो, अच्छा, वो भी अच्छा बीज है। हाँ। उसकी भी पकड़ और रुकने की क्षमता अच्छी है, वो भी मेरा अपना है। तो वो अलग अलग उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कहीं पीले प्याज को पसंद करते हैं, कहीं लाल को पसंद करते हैं। वो किसान खुद समझेगा, अपनी मार्केट को, मार्केट की चाल को समझ के लगाए और थोड़े से शुरू करे, तो आप मार नहीं खाएंगे। एकदम लार्ज स्केल पे ना करें। सर जो हमारे युवा साथी हैं, युवा किसान हैं, या फिर जो किसान देख रहे हैं, खासकर से वो किसान जो कुछ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नया करना चाहते हैं, जो युवा युवतियां एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसानी खेती जो है घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि एक दाने से 100 दाने पैदा करने वाला किसान गरीब कैसे हो सकता है। बस समस्या क्या है, अगर 1 किलो गेहूँ से 100 किलो गेहूँ उगाने वाला किसान जो है कर्जदार है, और 1 किलो गेहूँ से 950 ग्राम दलिया बनाने वाले मालदार हैं। उन्होंने अपनी जो है ना उसका कीमत रखी है। किसान कीमत नहीं रखता हमारे की तरह, जैसे हमने अपने प्याज की कीमत रखी है। और जो इसी तरह वो बेचना, अपने उसकी जो है माल की अच्छे से कीमत रखेंगे और अपने लक्ष्य पे ध्यान करेंगे, तो घाटा नहीं होगा। और अपने जो वैज्ञानिक हैं, जो ICR के वैज्ञानिक हैं, IR के हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे ट्रेनिंग लेके सूझबूझ से काम करेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। ऐसे ही अगर शुरू कर दिया तो मार खाएंगे। इसलिए कैसे नर्सरी उगानी है, बारीकी से उसमें कौन सा बीज यूज करना है, किस बीज की जो मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इस तरह से आप अगर करेंगे तो अच्छा करेंगे, औरों के लिए प्रेरित मतलब एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे और अपना भी लाभ पूरा कर पाएंगे। सर जैसे आप अभी कृषि विज्ञान केंद्र की बात की है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हाँ जी, आप क्या किसी सरकारी योजना का लाभ लेके कुछ फार्मिंग में किए, या फिर जो यहाँ का लोकल कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, बड़े जिलों में हाँ, 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी अब स्थापित होने लगे हैं। पूरे देश भर में लगभग 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो क्या इन कृषि विज्ञान केंद्र से आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर किस तरह से काम कर रहे हैं, और क्या किसी सरकारी योजना का लाभ लेके आप खेती किसानी किए, या उसका लाभ कुछ मिला हो तो उसके बारे में भी बताएं। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र किसान की पाठशाला जी, वहीं से हमने भी पहले हम परंपरागत तरीके से जो है प्लेन में नर्सरी लगाते थे। अब हमने
नर्सरी उभरी हुई क्यारियों में, वहीं से ट्रेनिंग ली। फवारा सिस्टम से पानी देना है, एक रोलर बनवाया है, उससे उसमें बीज कितनी दूरी पर डालना है, कितना डालना है, किस तरह से ट्राइकोडर्मा मिला करके उसमें गोबर की खाद जो फंगीसाइड जो है फंगस को नहीं आने देती, ये एक एक पॉइंट होता है। ये हमने शुरू से वहीं से सीखा है और फिर कुछ अपना आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी हो, कुछ अपने अनुभव भी साथ में होते हैं, सीखे लगातार और इस तरह से हम अच्छा करते गए, कुछ नया करते गए। उसमें कभी कामयाबी मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती। जी। तो ये तो नए कार्य में होता ही है, लेकिन नए कार्य को हम जरूर करते हैं और सीखना बंद नहीं करते। आज भी हम सीखते रहते हैं, जो जानते हैं उसको सिखाते भी रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, आप एक प्रेरणा स्रोत किसान हैं, जिनसे काफ़ी सारे किसान प्रेरित होते हैं कि हमें खेती सत्यवान जी जैसे करनी है, हमें खेती का मॉडल उनके जैसे तैयार करना है। आपके साथ लगभग कितने किसान जुड़े होंगे जिन्हें आप टाइम पे चीज़ें बताते हैं, आप प्रशिक्षित करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। काफ़ी दायरा है, गिनती तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ग्रुप है, उनमें भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ हम रविवार के आखिरी रविवार को, महीने के आखिरी रविवार को एक ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। उसमें भी काफ़ी किसान आते हैं। कुछ हमारे साथी जो अच्छा कर रहे हैं उनका भी हम अनुभव लेते हैं, अपना भी बताते हैं। हर एक किसान का अनुभव, किसी का कुछ अनुभव है, किसी का कुछ अनुभव है। हमारे पूर्वज भी परम वैज्ञानिक थे, उनके भी कुछ हमने जो छोड़ दिए, बीज अच्छे थे, उनके तजुर्बे अच्छे थे, तो उनको भी हम साथ लेके चलते हैं और अच्छा करने की सोचते हैं, अच्छा कर भी रहे हैं। और किसानों को साथ में ले करके और सब भाइयों को हम एक रविवार, जो इसका महीने का आखिरी रविवार होता है, उस दिन एक ट्रेनिंग फार्म पे रखते हैं। निःशुल्क, उसमें कोई पैसा नहीं होता, चाय पानी अपने दौरे से पिलाते हैं। और जो किसान आता है उनको हम जो जानते हैं उनको जरूर बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे साथ प्रगतिशील किसान IARI के दोनों जो अवार्ड हैं उनसे सम्मानित, जो उत्तराखंड में किसानों का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से सम्मानित हैं। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि खेती किसानी में किस तरह से काम कर रहे हैं। खासकर से अगर बात करें कि गन्ने के साथ प्याज की खेती, उसके बाद जो ऑर्गेनिक जैविक गन्ना है उसका उत्पादन, उसके जूस को निकाल कर बेचना, जैसे सर ने बताया सिरके को बेचना, जो गन्ना आप 300, 400, 500 रुपये क्विंटल बेचते हैं, तो अगर उसका जूस निकाल के या सिरका लगा निकाल उसका बना के बेचते हैं। ये कहें कि फूड प्रोसेसिंग हम एक प्रकार से उसकी कर दी है, उस तरह से खेती कर रहे हैं और खेती का एक नया मॉडल स्थापित किए हैं। उसके बाद सर ने बताया कि नर्सरी किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह से धान को रोपित कर सकते हैं। सर ने ये भी बताया कि डायरेक्ट सीडरिंग जो विधि है धान की बुआई की, उसके क्या लाभ हैं। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में या कहें कि धान से पहले मूंग की खेती के क्या फायदे हैं, कितना बेनिफिट है, वो चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो या फिर आपके जो पूर्वज हमारे थे उन्होंने जो पद्धति अपनाई और उससे क्या बेनिफिट था उसके बारे में बताए। और सबसे यूनिक और सबसे ज़बरदस्त जो रहा कि किस तरह से अपने खेत में किसान प्याज को रोक सकता है या फिर इसी तरह की और भी फसलों को, प्याज हुआ या लहसुन हुई, उसको इस तरह की हट बनाकर किस तरह से 4-5 महीने तक रोक सकता है और एक अच्छी कीमत होने पर मार्केट में बेच सकता है। सर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को, हमारे किसान साथियों को, खासकर से जो युवा इस क्षेत्र में, युवतियां जो करियर बनाना चाहती हैं, क्योंकि आजकल खेती किसानी में ज़्यादा रुझान आ रहा है हमारे युवक और युवतियों का, उनके लिए निश्चित रूप से आप प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।